नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ इनर स्फीयर मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। और ये r2 माइनस r1 है, एक्चुअली दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स। तो अब मैं फिर से वही डायग्राम सेम बना रहा हूँ। ये हमारा r1 है, सेंटर से जो रेडियस है, और ये जो है हमारा, ये हमने ले लिया आउटर सरफेस और इसका रेडियस जो है हमारा वो गया r। अब व्हेन वी विल टॉक अबाउट आइसोलेटेड स्फीयर्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब ये हो गया कि ये बाहर वाला स्फीयर है, इसको उठा के हम लेकर चले गए इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स जो r2 है दैट इज नाउ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। So the moment R2 approaches to infinity, we can say that R2 minus R1 is approximately equal to R2. R2 is so big, and if you subtract a very small number from a very big number, you approximately get the bigger number. So this is what we have taken as assumption. Now let's put the value. Now C, which is this equation 1, this will become C is equals to 4 pi epsilon naught R1 R2 divided by R2, and R2 will cancel out, and जो कैपेसिटेंस है अब आपका वो निकल के आ जाएगा 4 pi epsilon naught R1. So this is what is the capacitance for isolated sphere. Now let's talk about one more scenario, and we call it as parallel limits. तो पैरेलल लिमिट सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम उन दोनों रेडियसेस को बहुत बड़ा कर देंगे, लेकिन वी विल इंश्योर दैट R2 माइनस R1 दिस इज फिक्स्ड, यानी कि ये जो है ये D है, बट R2 एंड R1 दोनों को अब हमने बहुत बड़ा कर दिया। तो इन दिस सिनेरियो व्हाट इज गोना हैपन, वी कैन राइट कैपेसिटेंस। सो लेट्स राइट C इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो R1 R2 है क्योंकि दोनों ही इतने बड़े हैं, दे आर लाइक वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो हम मान लेते हैं कि R1 एंड R2 आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R, तो हम कह देते हैं R स्क्वायर डिवाइडेड बाई D। नाउ व्हाट इज 4 पाई R स्क्वायर, दिस इज एरिया, तो C बिकम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अब आपने यहाँ पे भी देखा, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दी स्फेरिकल शेल्स, देन इन दैट केस हमारा जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप ध्यान से देखें, जितना आप अपना जो सर्कल है उसे बड़ा करते जाएंगे, ठीक है, तो अभी आपका इस तरीके से हो गया। अब अगर आप और बड़ा करेंगे, जैसे आप अर्थ की सरफेस को ले लीजिए, हमें तो अर्थ हर जगह से फ्लैट ही दिखाई देती है, हालांकि हम बोलते हैं उसकी जो शेप है वो इलिप्टिकल है, बट हम जहाँ पे भी देखते हैं वो हमें फ्लैट ही दिखाई देता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ व्हेन यू इंक्रीज द सेपरेशन, ओके, व्हेन यू नॉट इंक्रीज द सेपरेशन, व्हेन यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल्स एंड मेक इट वेरी लार्ज, देन इन दैट केस it behaves as a parallel plate capacitor, and the formula for C will be epsilon naught A upon D. So just remember these two special cases. Now let's understand कि हम कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालेंगे फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना लेंगे। ये हमने ले ली इनर सरफेस, ये हमारा इनर सिलेंडर हो गया, और अब हम एक बना देते हैं आउटर सिलेंडर। ये हमारा आउटर सिलेंडर बन गया। तो अब जो ये सरफेस है, इस पर अगर हम देखें, जो इनर सरफेस है इसके ऊपर हम चार्ज दे देते हैं +Q, और जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर चार्ज देते हैं -Q, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। नाउ लेट्स क्रिएट अ गॉसियन सरफेस। एक छोटी सी गॉसियन सरफेस यहाँ बना लेते हैं, और ये जो गॉसियन सरफेस है ये लेंथ की बनाएंगे। ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी जो लेंथ है ये वाली, इसको हम मान लेते हैं कि x है, और इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि आपका स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इनर सरफेस का रेडियस r1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्सटर्नल
जो आपकी सरफेस है उसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्री बन गई। अब हमें ये भी मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम उसको ई वेक्टर लिख देते हैं। नाउ लेट्स टेक वन मोर थिंग। जो लेंथ है इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर, इन दोनों की लेंथ को हम एल मान लेते हैं। तो एज पर गॉस थ्योरम क्या बोलती है, इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस over a closed surface E vector dot ds vector is equal to charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught. Now अगर हम यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा एरिया ds ले लें तो हमारी ds की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं E मल्टीप्लाई बाय गॉसियन सरफेस का जो एरिया है वो कितना होगा, ये देखिए ये वाला एरिया ना, आपको सिर्फ ये वाला एरिया लेना है। ठीक है, और ये एक सर्कुलर पोर्शन में होगा, तो सर्कल को अगर आप खोलेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा एक्चुअली में। और ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो ये वाली लेंथ है ये हो जाएगी आपकी 2 पाई एंड आर, विच इज द सर्कमफ्रेंस। एंड ये वाली जो लेंथ है ये हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या मानी है, एक्स मानी है, ये हो जाएगी एक्स। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड एक्स। सो हम यहाँ लिख देते हैं 2 पाई आर एक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। अभी चार्ज एनक्लोज क्या है, इट विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो पर यूनिट एरिया दैट मीन्स द एरिया, कितना एरिया है इनर सरफेस का पूरे का, दिस इज 2 पाई r1 मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें तो गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज चाहिए, तो जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर चार्ज तो इस R1 रेडियस की वजह से ही है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 2 पाई R1 को तो वैसे ही लिखेंगे, बस x लिख देंगे क्योंकि जो लेंथ है गॉसियन सरफेस की वो टूट गई है। तो अब देखिए 2 पाई R1 से 2 पाई R1 कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी गेट इज Q x अपॉन L एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया E 2 पाई R। नाउ यहाँ से हमें ये पता चलता है दैट E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे L R, x से x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हमारे पास Q आ जाएगा, बिकॉज इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। सो नाउ लेट्स राइट पोटेंशियल। सो V in this case is equals to again V plus minus V minus, and the path of integration which we are taking is from inside to outside, that means from positive to negative। तो मैं यहाँ पे प्लस एंड माइनस लिख देता हूँ। तो अगर मैं प्लस और माइनस लिखूँगा तो हमारा जो E और DR है उसके बीच में जो एंगल है 0 डिग्री बनेगा, तो दैट इज द रीजन वी आर राइटिंग E DR। ठीक है, ये DR है इस डायरेक्शन में हमने ले रखा है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। E की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। प्लस का मतलब हो गया आपका R1 एंड इसका मतलब हो गया आपका R2। E की वैल्यू हमें पता ही है 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L R है और DR यहाँ लिख देते हैं। नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट दिस तो Q हमारे पास बाहर आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाहर आ जाएगा एंड 1 अपॉन R DR को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा log R। इस पर हमें लिमिट्स अभी इम्पोज करनी है विच इज R1 एंड R2। तो ये अब हम इस पर लिमिट्स लगाएंगे। अब आगे देखते हैं आगे इसको कैसे करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे L लिख दिया हमने और ये हो जाएगा आपका log R2 माइनस log R1। नाउ we know that log A माइनस log B is log A अपॉन B, तो हम उसको यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका log R2 डिवाइडेड बाय R1। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, V आ गया। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमें मालूम है C इज इक्वल टू Q अपॉन B। तो अगर हम वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे Q एंड B की वैल्यू पुट करते हैं, Q नीचे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इधर चले जाएगा एंड log यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1। Q से Q कैंसिल हो गया आपका। So finally now we get C
which is equals to 2 pi epsilon naught L divided by log R2 divided by R. So this is what is the formula for capacitance of a cylindrical capacitor. So let's now understand the combination of capacitors. So actually we have two type of combinations which is there. The first type of combination we call it as series, and second is parallel combination. Now let's see what do we mean by series combination. So this is a capacitor, again this is a capacitor, again we make one more capacitor, and then we connect them with a battery. Now this is what is known as a series combination. Now if the battery's potential difference is V, or the EMF of a battery is V, then we take 2 points, let's say this and this, we call it as P, we call it as N, then the potential difference between these points P and N is V. Now what happens here is the charge, which is Q, the charge Q remains constant throughout all the capacitors. इसका हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लेते हैं, इसका C3 मान लेते हैं. इसके ऊपर भी चार्ज Q रहेगा, इसके ऊपर भी चार्ज Q रहेगा, और इसके ऊपर भी चार्ज Q रहेगा. इस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल V है, और इस पॉइंट N पे हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल क्या है, 0 है. अब जब आपका हम C1 कैपेसिटेंस से C2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा let's say V1. ओके, सो देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप. फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे V2 है, एंड देन वी कैन से दिस इज V. इस तरीके से पोटेंशियल हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये V1 है, देन वी विल हैव V2 फॉर कैपेसिटर 2, and then we will have V3 for capacitor 3. So this is how it works in series combination. Now we have another combination which is known as parallel combination. We have one capacitor, then we have another capacitor, and then we have another capacitor. Let's say we have 3 capacitors here also, and then it is connected to a battery. Now in this case what happens, the charge actually gets distributed. तो अगर ये कैपेसिटर हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो across all the capacitors the potential difference is going to remain same. Let's say this is the point P and this is the point N. Potential is V. So this V potential difference is the potential difference across the capacitor 1, capacitor 2 and capacitor 3. बट चार्ज जो है यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है. सो इन सीरीज वी कॉल चार्ज इज कांस्टेंट, एंड फॉर पैरेलल वी कॉल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस is constant. So these are the two important things which we have to remember here when we talk about the combination of capacitors. Now we will understand how do we calculate the capacitance of capacitor connected in series. तो उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, और उसके बाद हम डिराइव करेंगे the capacitance of capacitor combined in parallel to each other. So let's see that now. So now let's understand कि हम किस तरीके से कैपेसिटेंस निकालते हैं फॉर द कॉम्बिनेशन विच इज़ देयर इन सीरीज. तो उसके लिए सबसे पहले ये सेटअप है हमारे पास, जहाँ पे हमने 3 कैपेसिटर्स को लिया है, C1, C2 एंड C3. अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक P और एक N. P point is obviously connected to the positive terminal of the battery and N point is connected to the negative terminal of the battery. तो यहाँ पे जो P है, इस पे आपका जो पोटेंशियल है हम मान लेते हैं V, और इस पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं 0. तो अब चार्ज जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहता है. तो अगर यहाँ चार्ज Q है तो यहाँ पे भी चार्ज Q होगा और यहाँ पे भी चार्ज Q होगा. मैं 2 पॉइंट्स और ले लेता हूँ. C1 और C2 कैपेसिटर्स के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं विच इज A.
एंड C2 एंड C3 के बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं B। जो C1 और C2 के बीच में हमने पॉइंट लिया A, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल है वो V1 है और इधर मान लेते हैं V2 है। तो ड्रॉप होने के बाद इतना पोटेंशियल बचा। तो अगर अब मैं देखूँ तो ये जो कैपेसिटर है C1, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा? इट विल बी V माइनस V1। हम ये इसको इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो भी आप ध्यान रखें, कई बार कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अगर आपको बेसिक्स ढंग से पता है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व देम। नाउ लेट्स सी अक्रॉस कैपेसिटर 2 क्या होगा। नाउ दिस इज एट हाई पोटेंशियल, V1 इज एट हाई पोटेंशियल, V2 इज एट लो पोटेंशियल, तो अक्रॉस दिस इट विल बी V1 माइनस V2। नाउ सिमिलरली इफ यू चेक अक्रॉस C3 इट विल बी V2 माइनस 0। तो ये हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस C1, C2 एंड C3 हमने लिख लिया। तो अब हम यहाँ पे इसको फर्दर ड्राइव करते हैं। तो पहला हम ये कह सकते हैं अक्रॉस कैपेसिटर 1 या फिर अक्रॉस C1 अगर आप बात करें तो आप लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू C1 and whatever is the potential difference across capacitor 1. So this is V minus V1. तो हमने यहाँ लिख दिया Q is equals to C1 multiplied by V minus V1. This implies that V minus V1 is equals to Q upon C1. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं across C2. So similarly across C2, charge is gonna remain Q. Capacitance across capacitor 2 is C2 and the potential difference across C2 is V1 minus V2। तो ये हमने लिख लिया, यहाँ पे देख लीजिए V1 है, ये V2 है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल विच इज V1 माइनस V2। तो यहाँ से हमें मिलेगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अक्रॉस C3. So we'll have Q is equals to C3 and यहाँ पे हो जाएगा आपका potential difference V2 minus 0, which will imply that V2 is equals to Q upon C2। तो ये हमारे पास equation number 3 आ गई। Now what we'll do is we'll add equation 1, 2 and 3। अब इन तीनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? V minus V1 plus V1 minus V2 plus V2 is equals to Q upon C1 which is this plus Q upon C2 plus Q upon C3। तो ये हमारे पास आ गया। अब V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा और V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? V is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3। So this is what we get. Now we already know that Q is equals to C in series। जो भी आपका टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस है उसको हम CS से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड V बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर मैं इसको तीनों को एक ही कैपेसिटर मान लूँ तो ये हमारे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V। Now this will imply that 1 upon C3 is equals to V upon Q। तो ये हमारे पास आ गया अब एक इक्वेशन। अब हम यहाँ पे उठा के जब V की वैल्यू डालेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 upon C in series is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। So this is how we are going to find the capacitance of a capacitors which are connected in series। Now we will do similar thing for parallel combination। So now let's understand कि हम parallel जो combinations हैं उसके इसमें capacitance किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी दे रखी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज भी है। अब हम यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट P ले लेते हैं और एक पॉइंट M ले लेते हैं। P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव टर्मिनल, M स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टर्मिनल। और पॉइंट P पे हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल V है और M पे 0 है।
तो अब जो पोटेंशियल होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इज गोइंग टू रिमेन सेम व्हेन वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सब पे वी यही रहेगा आपका पोटेंशियल, ठीक है। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट चार्ज, तो चार्ज आपका यहाँ पे अगर Q है तो इधर आपका हो जाएगा Q1, इस कैपेसिटर C1 के अक्रॉस Q1, इसके अक्रॉस C2 एंड इसके अक्रॉस Q3। तो Q1, Q2 एंड Q3 जो है ये चार्जेस हो जाएंगे आपके अक्रॉस कैपेसिटर 1, 2 एंड 3। नाउ वी कैन से Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो हम Q को लिख सकते हैं विच इज CV, एंड C को मैं रिप्लेस करके CP लिखता हूँ। CP मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ दिस इज इक्वल्स टू Q1। नाउ Q1 इज इक्वल्स टू C1V। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो विल ओनली लुक इनटू दिस। सो वी हैव हियर C1V विच इज इक्वल्स टू C1V, देन वी हैव C2V plus C3V. Now V is constant on both these sides. Therefore, this implies that capacitance for a parallel plate capacitors is equals to C1 plus C2 plus C3. तो आप डायरेक्टली जो कैपेसिटेंस वैल्यूज हैं उन्हें ऐड कर देंगे अगर आपके जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में रखते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पैरेलल कॉम्बिनेशंस। So now let's understand force between the plates of capacitors. तो हम यहाँ पे एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स जो हैं पैरेलल प्लेट्स में ले लेते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस Q है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस Q। नाउ ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये अब यहाँ पे अगर देखा जाए नेगेटिवली चार्ज पे, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लेट, that will be this. Now this negative charges, these negative charges on the negative plate, they are going to get attracted towards it, and this force will be given by minus Q E positive. इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज हैं तो इसलिए ऑब्वियसली द पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज। नाउ let's see what is the electric field E positive. Due to this positive charge, electric field inside this is going to be equal to sigma upon 2 epsilon naught. Now sigma can be given by, it is a surface charge density, so we can say Q upon 2a epsilon naught। sigma की वैल्यू होती है। तो दैट मीन्स फोर्स जो है आपकी दैट विल बी इक्वल टू माइनस Q इंटू E पॉजिटिव, दैट मीन्स Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा आपका, प्योर मैग्नीट्यूड जिसे हम कह सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सो हम ये बोल सकते हैं ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट को एक फोर्स है विच इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन, इससे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। सो देयर इज ऑलवेज द फोर्स बिटवीन दीज टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एंड द पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट्स द नेगेटिव प्लेट with a force whose magnitude is equal to Q square upon 2a epsilon naught. So this is how we are going to calculate the force between the plates of capacitor. So now let's see how do we calculate this energy which is stored inside the capacitor. So उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैपेसिटर बना लेते हैं। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और हम मान के चलते हैं कि जो दूसरी नेगेटिव प्लेट है वो भी एग्जैक्टली इसके बिल्कुल पास रखी हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना देते हैं। इट्स ऑलमोस्ट टचिंग दी अदर प्लेट, इसको हमने माइनस Q चार्ज किया। अब अगर हमें इसको मूव करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ तक ले आते हैं, तो अभी जो इनिशियल डिस्टेंस है इसको हम 0 मान रहे हैं एंड जो फाइनल डिस्टेंस है बिटवीन दी टू प्लेट्स वो d है। सो नाउ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस नेगेटिव प्लेट एंड दैट इज इन दिस डायरेक्शन। That means there has to be some external force which has to be applied in this direction to move it from this position to this position. तो अब हम उसको इस पोजीशन पे ले आए हैं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई
ठीक है, दैट इज वी ऑलरेडी नो कि F इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A. So this is something which we have just calculated in our previous derivation. Now work done, we know that work done is equals to force into displacement. So this is the amount of work which we have to do in order to move this negative plate from here to here. तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A and we have T. So this is the work done. Now हमने पहले ये कैलकुलेट किया हुआ है, C is equals to आपका होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को हम C से रिप्लेस कर सकते हैं, which means work done is equals to Q square अपॉन 2C. एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। Now we know that Q is equals to और Q is directly proportional to V और Q is equals to CV. तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q is equals to CV. तो ये जो Q is equals to CV अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर V स्क्वायर एंड एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हाफ C V स्क्वायर। तो हमारे पास एक म्यूचुअल रिलेशनशिप ये भी हो सकता है। अब अगर आप C की वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ V एंड Q डालेंगे, इसी एक्सप्रेशन में हम डाल देते हैं, ठीक है। सो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V. So let's put that 1 upon 2 and this will be Q upon V square, which is equivalent to 1 upon 2 QV. So आपके पास ये हमारे पास सब कुछ फॉर्मूलाज आ गए। एक तो ये हो गया which is Q square upon 2C, and the second one is this half CV square, and third is half QV. This is the work done in moving the plate by a distance d, moving the negative plate by a distance d. So now we have already calculated what is the work done. So this work done is stored inside this capacitor base as the potential energy. इसको हम लिख सकते हैं that U is equals to 1 by 2 Q square upon C, और हम लिख सकते हैं इसे 1/2 CV स्क्वायर, और या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 QV. So this is what is the potential energy due to this movement from almost zero position to the distance. Now let's calculate the energy density. Please click on the like button. Also click on the subscribe button to subscribe to our channel. Click on the bell icon to receive regular updates about our channel and the videos which we post. Thank you.